है ना, बहुत अत्याचार हो गया। नालायक लोग अटेंडेंस के लिए आते ना, सो सोने का ना बीच में थोड़ा सा। करो शुरू। ओके चलो ध्यान दो। सुनेंगे, ध्यान दो चलो ध्यान दो। कल मैंने आप लोगों को सुन रहे, कल मैंने आप लोगों को एक नया टाइप का क्वेश्चन लिया था। क्या फर्क था उसमें? एक बार था, बार को वायर लगाया हुआ था, करेक्ट, और वहां पे लोड 20 कहाँ पे लगाना चाहिए ऐसा स्टेट था, करेक्ट ना। लोड 20 कहाँ लगाना चाहिए ऐसा पूछा हुआ था। इजी था, समझ में आया था करने को। इट वॉज जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पैरेलल बार बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं, या फिर पाइप इन पाइप बोल सकते हैं, वो अरेंजमेंट होता है वो। समझ में आ रहा है? कितने टाइप हो चुके अभी तक? 4, ठीक है। देखो एक नया टाइप है आज। नया टाइप को पहचानना कैसे? नया टाइप को पहचानने के लिए खाली हिंज देख लिया तो भी काफी है। हिंज दिख गया कि नया टाइप है ये, ओके। इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके लीनियर स्ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये लास्ट टाइप है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डेरिवेशन होंगे एंड वी विल स्टार्ट विद शियर स्ट्रेन टॉपिक, ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन में लास्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, हिंज दिखाई देगा आपको, ठीक है। हिंज दिखाई देगा और हिंज के अलावा आपको वायर दिखाई देंगे। हिंज एंड वायर दिख गया मतलब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। हिंज एंड वायर दिख गया मतलब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें ऐसा फर्क कैसा क्या, इसको एम्फेसाइज करने की जरूरत है, ध्यान देना। जब भी आपको हिंज वायर दिखा, वो क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल मेथड का आता है। सिमिलर ट्रायंगल मेथड यूज किया जाता है उसके बिना सॉल्व नहीं होता है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? आपको याद होगा बचपन में आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा रहेगा। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। लेटर से मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, बराबर ना। सिमिलर ट्रायंगल के बहुत सारे केसेस होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन हम ट्रायंगल सिमिलर कब बोलते हैं? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब उनके साइड्स का रेशियो आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये दो ट्रायंगल का डायमेंशन शायद कम ज्यादा होगा, लेकिन अगर इनके सारे एंगल सेम है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इनके सारे एंगल अगर सेम है तो उनको सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, करेक्ट। सिमिलर ट्रायंगल कैसे? आप देखो ना यहाँ पे, इनका अगर ये ट्रायंगल 1 का देखो, ये एंगल और दूसरे बड़े वाले का एंगल तो कॉमन है। दूसरा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, करेक्ट है, तो दो एंगल मैच हो गए। टोटल समेशन 180 डिग्री होता है, करेक्ट। टोटल समेशन 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल को 180 में से निकाल दो तो जो भी इधर बचेगा इसका और इसका सेम ही होएगा। दूसरा तरीका क्या है? दो पैरेलल लाइन के बीच में जब लाइन जाता है तो दो एंगल सेम होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल पहचान पाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स आपको अलग अलग ओरिएंटेशन में आप लोगों ने बचपन में देखे होंगे। अगर सारे एंगल सेम है मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है। सारे मतलब 3 एंगल होते हैं। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के सारे एंगल सेम है तो इसका मतलब वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। इजी। सिमिलर ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? सिमिलर ट्रायंगल की खासियत होती है, जैसे क्या देखो, ए बी सी डी ई, या फिर आप यहाँ पे भी ले सकते हैं ए बी सी और ए डी ई, करेक्ट। सिमिलर ट्रायंगल्स की खासियत होती है कि आप रेशियो ले सकते हैं साइड्स का इनके, मतलब ए बी अपॉन ए डी लिया जा सकता है। आप ले सकते हैं बी सी अपॉन डी ई का रेशियो। आप ले सकते हैं ए सी अपॉन ए ई का रेशियो। सिमिलर ट्रायंगल आपको याद आया बचपन की बातें? सब बचपन में पढ़ा नहीं है? आई थिंक 8, 9, 10 लेवल पे रहता है। सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं इसको। सिमिलर ट्रायंगल समझ में आया है?
टाइप 5 टाइटल आ ऊपर, टाइप 5 problems to be solved by similar triangle method. Problems to be solved by similar triangle method. Problems to be solved by similar triangle method. ओके, उस पेज के भगवान के पट्टे में आपको चाहिए, आप दोनों डायग्राम बना सकते हैं, आपको चाहिए खाली एक डायग्राम और ये फॉर्मूला लिख के रखो अपने लिए, याद दिलाने के लिए खाली, फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स डायग्राम एंड रेशियो लिख के रखो। हो गया? आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन में दो वायर हैं और ये बार हो सकता है या बीम हो सकता है, इसको यहाँ पे हिंज किया गया है। ओके, इसको यहाँ पे हिंज किया गया है और यहाँ पे एक लोड लगाया है 20 किलो न्यूटन का, मतलब इसको ऐसे खींचा जा रहा है, इसको यहाँ पे 20 किलो न्यूटन से ऐसे खींचा गया है। ये 20 किलो न्यूटन का लोड लगाने के बाद में क्वेश्चन बोलता है इफ अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट पॉइंट सी, फाइंड द स्ट्रेस डेवलप इन ईच मटेरियल। मतलब दोनों वायर में पूछा है, दोनों में स्ट्रेस कितना डेवलप होगा बताओ। एक स्टील का बना है, कॉपर का बना है। इजी लग रहा है क्वेश्चन, कुछ ऐसा अलग नहीं है, कुछ सॉल्व करने में खाली सिमिलर ट्रायंगल की मदद लेनी पड़ेगी, वो कैसे वो तुम्हें बता दूंगा, बट क्वेश्चन ध्यान से देखो ध्यान। ये केस में आप लोगों को पिछले लेक्चर का रेफरेंस लेना पड़ेगा। पिछले लेक्चर का अगर आप रेफरेंस लेंगे तो जब भी वायर लगा रहेगा किसी बार पे, जब भी वायर लगा रहेगा किसी बार पे, आपको बनाना पड़ेगा उस बार का एफबीडी, आपको बनाना पड़ेगा उस बार का एफबीडी। मैंने उस बार का एफबीडी अगर बनाना है, लिखना बंद करो। तो ये पॉइंट क्या है, हिंज। हिंज में कितने रिएक्शन आते हैं? दो। एक रिएक्शन लेंगे अपन एक्स डायरेक्शन में, एक रिएक्शन लेंगे वाई डायरेक्शन में, करेक्ट। उसके बाद में वायर, वायर में क्या रहता है? टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज अपवर्ड, करेक्ट, बराबर, अवे। तो ये पॉइंट में अवे आएगा इधर, एक टेंशन इसका, और एक लास्ट वाला, लास्ट वाले का टेंशन भी अवे ऊपर जाएगा, करेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। और नीचे एक 20 नीचे लग रहा है, वो भी लगा देंगे। एफबीडी में कोई डाउट? एफबीडी किसी को समझ में नहीं आया तो कोई है? समझा, राइट? ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें नामकरण कर देता हूं, इसको दे दूंगा AX, इसको दे दूंगा AY। हिंज सबको समझता है ना, AX एंड AY। इसमें आ जाएगा टेंशन TBE, इसमें आ जाएगा टेंशन TCD, और ये आपका 20 किलो न्यूटन है, तो 20 इंटू 10⁻³ डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ये डिस्टेंस आएगा आपका 1.6, ये डिस्टेंस आएगा आपका 1.8। स्टेप 1 क्लियर है? ओके, स्टेप 1 में क्या किया मैंने यहाँ पे? स्टेप 1 में मैंने एफबीडी बना दिया, और अब मैं क्या करूँगा? ओके, ये मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। मैकेनिक्स में आप लोग 3 कंडीशन लगा लेते थे, f(x), f(y) एंड देन मोमेंट, आपका काम बनता था। लेकिन मैकेनिक्स में f(x), f(y) जो आप लगाते थे, यहाँ नहीं लगा सकते। उसके पीछे कारण होता है, मैकेनिक्स में बॉडीज रिजिड थे। जब बॉडीज रिजिड होते हैं तो उनमें इलोंगेशन नहीं आता, उनका लेंथ चेंज नहीं होता है। इस केस में इनमें इलोंगेशन आएगा, इस केस में इनका लेंथ चेंज होगा।
That's why you will never apply f of x, f of y. But yes, you can apply moment because these forces would want to rotate this body. These forces would want to rotate this bar. तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन का मोमेंट लगा सकते हैं सिर्फ, लेकिन f of x, f of y नहीं लगा सकते. f of y लगाने के पीछे कारण क्या है? यहाँ पे आप f of y अगर लगाना चाहते भी हैं तो कितने अननोन्स हैं? 1 2 3 4. ठीक है, 4 अननोन्स है. 4 अननोन है, इक्वेशन 3 ही होते हैं बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वैसे भी वैल्यू निकलने वाली नहीं है. पहला बात. दूसरी बात, यहाँ के केस में इनके अंदर जो टेंशन इंड्यूस होगा वो टेंशन इंड्यूस तो होगा, उसके अलावा इनके अंदर इलोंगेशन भी आएगा, इनका लेंथ चेंज भी होगा. यही तो सब्जेक्ट है ना. सब्जेक्ट में इलोंगेशन आ रहा है, मैकेनिक्स में इलोंगेशन नहीं आता क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ही रिजिड बॉडीज का था. तो यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो केस नहीं लगा सकते. उधर अपन अज्यूम करते थे कि लेंथ चेंज नहीं होता था, इस केस में लेंथ चेंज होता है, वही तो निकाल रहे हैं. दैट्स व्हाई यू विल नेवर अप्लाई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई. व्हाट यू विल अप्लाई? ओनली मोमेंट इक्वल टू 0, बिकॉज ये सारे फोर्सेस मिलके इसको घुमाना चाहते हैं. समझ में आ रहा है? तभी यहाँ पे आप लगाएंगे ओनली मोमेंट इक्वल टू 0. तो मोमेंट का इक्वेशन क्या आएगा? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए. आप कोई भी पॉइंट से लगा सकते हो. आपको चाहिए आप बी से लगा सकते हैं, आपको चाहिए आप सी से लगा सकते हैं, आपको चाहिए आप डी से लगा सकते हैं, कहीं से भी लगाओ. ए से क्यों लगाया मैंने? एक तो 2 फोर्स गायब हो जाएंगे, दूसरे ये फोर्सेस कोई काम के नहीं है हमारे. इनको निकालना हमारा कोई पर्पस नहीं है. इनको निकालना हमारा कोई पर्पस नहीं है. इनको निकाल के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इनको निकालने के बाद में हमको इन केबल के अंदर का फोर्स मिलेगा, और जब इन केबल के अंदर का फोर्स मिलेगा तो हम लोग इन केबल के अंदर का स्ट्रेस निकाल सकते हैं. तो ये 2 फोर्स इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान रखना, मोमेंट लेने को तो आप किधर से भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी लो कहाँ से? जहाँ पे पिवोट किया गया है, जहाँ पे उसको हिंज किया गया है. चल रहा है दिमाग? ओके. तो मैंने मोमेंट ले लिया अबाउट ए. एक आ जाएगा TBE इंटू 1.6 क्लॉकवाइज के एंटी, ये जाएगा माइनस TBE इंटू 1.6. दूसरा क्या जाएगा? माइनस TCD इंटू 3.4. दूसरा जाएगा प्लस 20 इंटू 10⁻³ इंटू 3.4 इक्वल टू 0. कितने अननोन है यहाँ पे? 2. अच्छा, ये दोनों अननोन एक इक्वेशन से तो नहीं आएगा, इसका मतलब अपने को दूसरे इक्वेशन का मदद लेना पड़ेगा. दूसरा इक्वेशन जो आपको बनाना पड़ेगा, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेशन, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन इंड्यूस्ड, इफ यू रिमेंबर. तो यहाँ पे इलोंगेशन आएगा इन दोनों भी केबल का. ये पार्ट तो इजी, इसमें कुछ दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं रहता है, तो आसान था. हमने कल भी एक क्वेश्चन में मोमेंट लगाया था, राइट? याद आ रहा? खाली मोमेंट ही लगाया था ना वहाँ पे भी. ओके, तो यहाँ पर भी खाली मोमेंट लगाएंगे, ये एक इक्वेशन बन गया. सेकेंड जो अपन काम करेंगे स्टेप 2 में, देखो यहाँ पे, अब मैं डायग्राम खराब करने वाला हूँ. ये जो बार है या बीम है, इस पे जो वायर लगा है, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो ये अगर इलोंगेट होंगे तो इनमें जो इलोंगेशन आएगा, वो इलोंगेशन अगर तुम एग्जैजरेट करो तो एग्जैजरेट करने के हिसाब से पहले बता देता हूँ. तो बाय एग्जैजरेशन ये अगर खींचा जाएगा तो ये ऐसा घूमेगा, करेक्ट ना? ऐसा घूमेगा, करेक्ट है? अच्छा, अगर तुम इमेजिन करो, अगर बहुत ज़्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगा तो ये पॉइंट जो है इसके लाइन में नहीं रहेगा, थोड़ा लेफ्टवर्ड आ जाएगा, थोड़ा लेफ्टवर्ड आ जाएगा, करेक्ट है ना? थोड़ा लेफ्टवर्ड आ जाएगा. लेकिन होगा क्या, इतना ज़्यादा इलोंगेशन नहीं आता इलास्टिक मटेरियल जो अपन यूज़ करते हैं उनमें, आपको दिखाई भी नहीं देगा वो इतना छोटे. क्योंकि देखो ना, सारे आंसर आप देखो ना, mm में आते सारे, लेंथ मीटर में होता है, और 1 mm भी किसी का आंसर नहीं आया अभी तक जो सारे इलोंगेशन आ रहे पॉइंट समथिंग mm में आते हैं ना, बहुत छोटे छोटे इलोंगेशन आते हैं. तो वो इलोंगेशन इतना छोटा होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही नीचे आएगा, इतना इमेजिन करो, इतना ही नीचे आएगा. अब दिखने में ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको जूम करूंगा मैं एग्जैजरेट करने के हिसाब से, खाली आपको मैथ्स लगाना आसान लगे इसलिए.
ये ऐसा हो जाएगा कि इवन दो ये पॉइंट जो है वो हल्का सा लेफ्ट में है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली दोनों पॉइंट सेम लाइन पे नजर आएंगे। जैसा अपन बोलते हैं ना कर्व, अगर सर्कल देखो, छोटा सर्कल है तो वो सर्कल दिखाई देता है अगर रेडियस छोटा है तो, लेकिन अगर यही रेडियस इनफाइनाइटली बड़ा हो जाए तो तुम्हें सर्कल नहीं दिखाई देगा, तुम्हें खाली स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ये मैंने जो बोला समझ में आया क्या? ओके, इमेजिन करो, इमेजिन कर लो धरती के पूरे गोल चक्कर मार रहे हो तुम। धरती का तुम एक जगह से शुरू किए, पूरा एक गोल चक्कर मार के आ रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम गोल घूम रहे हो, तुम्हें लगेगा तुम सीधा जा रहे हो। डज इट मेक सेंस नाउ? तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम गोल घूम रहे हो, बिकॉज वो तो दूसरे पर्सपेक्टिव से किसी को बहुत दूर से देखना पड़ेगा, उसको पता चलेगा, जहाँ पे धरती बहुत छोटी दिखाई देगी उसको। लेकिन तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे लिए धरती का रेडियस इनफाइनाइटली बड़ा है, तो तुम्हें वो स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा। ऐसे ही इवन दो ये पिवोट होने की वजह से हल्का सा ऐसा आएगा, इवन दो ये पिवोट होने की वजह से हल्का सा ऐसा घूमेगा, लेकिन हम, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा रहेगा, हम अज्यूम करते हैं ये ऐसा डायग्राम बनेगा। लेकिन मैथ्स लगाने के लिए इसको क्या किया जाता है, इसको ऐसा बनाया जाएगा। मैथ्स लगाने के लिए इसको ऐसा बनाया जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? है इतू सा, लेकिन हम इतने को देख नहीं पाएंगे ना, मैथ्स नहीं लगा पाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल लगाना डिफिकल्ट होएगा, इसलिए इसको ड्रॉ ऐसा ट्रायंगल करेंगे, ये एक ऐसा ट्रायंगल बना देंगे। ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ। ये देखो, ये रहा, मैंने क्या किया है समझाता हूँ। मैंने बेसिकली आपको ये बोला है कि जब ये फोर्स ऐसा लगाया जाएगा तो ये केबल इतना इलोंगेट होगा और ये केबल इतना इलोंगेट होगा। इज इट नाउ क्लियर? जब आप ऐसा फोर्स लगाएंगे और ये पॉइंट इधर पिवोटेड होगा तो इसके फोर्स की वजह से ये केबल यहाँ पे इतना इलोंगेट होगा, ये केबल यहाँ पे इतना इलोंगेट होगा। इज इट नाउ क्लियर? These distances will be in very small magnitude, मतलब 1-1 mm के आसपास ही रहते हैं, लेकिन आपको दिखाई दे क्लियर, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा बनाया। ये जो होगा ये होगा आपका डेल्टा L1 या डेल्टा L स्टील, और ये होगा आपका डेल्टा L कॉपर। ये लेंथ क्या है? दिस इज द एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर। ये क्या है? एलोंगेशन ऑफ कॉपर वायर। समझा? ओके, ये लेंथ है ना, ये भी लेंथ है ना। अभी जस्ट सिमिलर ट्रायंगल इसलिए हमने सीखा। बाय सिमिलर ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। बाय सिमिलर ट्रायंगल, both the triangles are similar, that's why I can apply a similar triangle rule. Okay, by step 2 यहाँ पे लगता हूँ। By similar triangle rule I can say that देखो ये ए बी सी, इसको बी डैश बोल देता हूँ, इसको सी डैश बोल देता हूँ। ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड ए सी सी डैश आर सिमिलर, समझ में आया? तो यहाँ पे रेशियो क्या लगेगा आप खुद बता सकते हैं। आई कैन से ए बी अपॉन बी बी डैश इज इक्वल टू, या फिर उल्टा लिखता हूं, आई कैन से बी बी डैश अपॉन ए बी, है ना, बी बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन ए सी, सी सी डैश अपॉन ए सी। कोई अगर ऐसा लिखना चाहे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन सी सी डैश, दैट इज ऑल्सो फाइन, सेम ही होता है मैथमेटिकली। मतलब अगर कोई लिखता है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन सी सी डैश, इट इज वन एंड द सेम। देखो ना ध्यान से, ये न्यूमरेटर में जाएगा, करेक्ट, ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वही फॉर्मूला बनेगा ना, बराबर। ए बी अपॉन ए सी बी बी डैश अपॉन, करेक्ट है ना? कैसा हो जाएगा? सी सी डैश
प्रोपोर्शन 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 नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ करेक्ट वाला कौन सा है। बाय प्रोपोर्शन बाद में लिखा होगा। हाँ एक सेकेंड, ए बी अपॉन ए सी, बी बी डैश, इधर का गलत, एक मिनट, वही करेक्ट, ये रॉन्ग है ना। हाँ सर। ओके ओके, ध्यान यहाँ पे वापस, बी बी डैश सी सी डैश विल बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से आई कैन से बी बी डैश अपॉन ए बी, करेक्ट है, इज इक्वल टू सी सी डैश, नहीं ना, बी बी डैश अपॉन ए बी सी सी डैश अपॉन ए सी, यही लिखा था ना पहले भी, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, ध्यान से देखो ना, बी बी डैश अपॉन ए बी सी सी डैश अपॉन ए सी, दोनों सेम ही आता है, कोई भी रेशियो लिखो आप, मतलब देखो ये और ये साथ में लिखो, फिर ये और ये साथ में लिखो, या फिर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये लिखो, वैल्यू सेम ही आने वाली है, यू नेवर गो रॉन्ग बेसिकली, आप इसमें गलत जा ही नहीं पाओगे। ध्यान से देखो, मैंने यही चीज पहले लिखा था, बस आगे पीछे था, बी बी डैश अपॉन ए बी सी सी डैश अपॉन ए सी, जेबा क्या समझ में नहीं आ रहा है, देख लो एक बार, ए बी अपॉन ए सी मतलब आपने दो अलग अलग ट्रायंगल का रेशियो लिया, बी बी डैश अपॉन सी सी डैश, या फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ही ट्रायंगल पे पहले फोकस किया, बी बी डैश अपॉन ए बी सी सी डैश अपॉन ए सी, कोई भी चीज लिखो सेम ही आने वाला है, इसको खाली आपको क्रॉस करना है, वही आता है, समझ में, समझा है, ओके, बचपन में सीखा था आपने, तो इसमें गलत नहीं होता कभी, ओके, ये समझना है क्या किया मैंने। अच्छा, अब याद रखने के लिए क्या करो, याद रखने के लिए क्या करो, छोटे ट्रायंगल का डिफ्लेक्शन अपॉन लेंथ ले लो, डिफ्लेक्शन अपॉन लेंथ तो बड़े, इसका छोटे का इक्वल टू बड़े का, छोटे का इक्वल टू बड़े का, आप ऐसे भी लिखा तो भी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है, चलेगा, ओके, यहां तक पहुंच गए, ओके, अभी ध्यान दो, बी बी डैश क्या है, डिफ्लेक्शन है, सी सी डैश क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो बी बी डैश हो जाएगा डेल्टा एल ऑफ स्टील, और ए बी कितना है 1.6, और सी सी डैश क्या है, डेल्टा एल ऑफ कॉपर, और ये कितना है, नहीं 3.4 है, 3.4 है ना माय डियर, देखो ना अपना डायग्राम, ये 1.6 है और ये 3.4 है, ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये अपने कल तक ये डायरेक्ट इक्वेट हो रहा था, आज बस उसके नीचे कुछ वैल्यू आ गया, कल सेम लेंथ से डिफ्लेक्शन दोनों का हो रहा था, आज डिफ्लेक्शन में प्रोपोर्शन है, डिफ्लेक्शन में प्रोपोर्शन है, क्यों, क्योंकि जितना ये डिफ्लेक्ट हो रहा है उसके मुकाबले ये कम हो रहा है, प्रोपोर्शन है। जब भी हिंज का क्वेश्चन आएगा डिफ्लेक्शन में प्रोपोर्शन होगा, जब भी हिंज का क्वेश्चन आएगा डिफ्लेक्शन में प्रोपोर्शन आएगा, दिमाग चल रहा है, ओके, तो अभी यहाँ पे डिफ्लेक्शन में प्रोपोर्शन है, अब आगे क्या करूंगा मैं, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अपने को रट्टा है, क्या रहेगा, एफ एस टी एल एस टी अपॉन ए एस टी इंटू ई एस टी इंटू 1.6 इज इक्वल टू एफ कॉपर एल कॉपर अपॉन 3.4 इंटू ए कॉपर इंटू ई कॉपर, सबको समझ में आया, इधर भी एफ एस टी, एफ को अपन टी बोलते हैं ना, इधर टी बोल रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज करके आ जाता हूँ, ऊपर टी की जगह पे एफ लिख देता हूँ, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, तो मैं इसको हल्का हल्का मॉडिफाई करता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टी आई विल राइट एफ, ताकि सारे के सारे टर्म्स मैच करें, ओके, ये भी एफ एफ, ये भी एफ एफ, एंड टू इक्वेशंस टू अननोन्स एंड यू कैन गेट द आंसर, उसके बाद स्ट्रेस निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा क्या चल रहा है, लिटिल बिट लेंदी, लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट यस डूएबल,
क्वेश्चन का डायग्राम पहले कंप्लीट कर लो। मैं तो बोलूँगा रीड्रॉ किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम रीड्रॉ किया तो भी अच्छा रहेगा, डायग्राम रीड्रॉ किया तो भी चलेगा। ये लिख लो, फिर स्टेप 1 लिख लो एंड स्टेप 2 पे जाओ, शुरू करो। लेवल बढ़ेगा, मैंने कल बोला था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट यस कल के मुकाबले हाई लेवल है। हो रहा है कि नहीं? क्लास में आ रहे हो तो एफर्ट लो, पोस्टपोन मत करना चीज़ों को। चीज़ों को अगर प्रोकास्टिनेट करोगे, बाद में करूँगा, अभी नहीं हो रहा है, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, बाद में कभी नहीं होगा। सिंप्लीफाई करो, खुद की कैलसी उठाओ, वैल्यू बताओ। कल कोई नहीं आया था ऐसा है यहाँ पे? आप एक दिन, ओके, मतलब कल के 2 लोग आज नहीं आए।
खाली वही डायग्राम में मैंने एक ट्रायंगल बना दिया बस। आप लोग जनरेशन को थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ सिर्फ, इसलिए बताना मुझे। आप लोगों की क्लास में बच्चे बहुत होशियार है क्या? लोगों को सब आता है क्या? मतलब 100 में आता है क्या लोगों को? ऐसा है क्या? 8 बैक वाले लोग हैं। ओके, आपका कौन सा कॉलेज है? डीवाई न्यू। आपकी क्लास में होशियार लोग हैं बहुत। हमारे क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चे वाइडी बनाते हैं, मीडियम करते हैं। होना चाहिए, तब आंखें खुलेगी। इसलिए कोविड के वजह से वाईडी अभी हुए नहीं ना लोग ज़्यादा। आफ्टर कोविड पीपल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वाईडी का फियर एंड वाईडी इज। उनको लगता है धक्का मारेंगे ना, अभी भी वो सोच में। आंखें खुलेगी। इंजीनियरिंग छूट जाएगा। अपने स्किल पे काम करो बच्चों। जहाँ तक मुझे लगता है ना, कॉम्प आईटी और तुम्हारा जो मार्केट में माहौल रहेगा 65 को समय सेम रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारा ब्रांच बदनाम किया गया ना, उनका भी सेम होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे कोडर्स के जॉब जाने वाले अभी, बहुत सारे कोडर्स के। अभी मास भर्ती नहीं होएगा क्योंकि एआई बहुत कोडिंग खुद कर लेता है अभी। एआई को भी फालतू कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड 2 साल में ये बहुत एनहांस हो जाएगा। फिर जो फालतू रिक्रूटमेंट होता है ना, बंद होंगे। डोंकी वर्क बंद होएगा, तो उधर भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो याद रखना, स्किल पे ही आगे जॉब मिलेगा। जो उस जमाने के उस प्रोडक्ट को समझेगा, तो बेटर है अपने स्किल पे काम करो। स्किल पे काम करो, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा। बिकॉज तुम खाना बंद नहीं करोगे, फ्रिज यूज़ करना बंद नहीं करोगे, एसी यूज़ करना बंद नहीं करोगे, घर यूज़ करना बंद नहीं करोगे, गाड़ी यूज़ करना बंद नहीं करोगे। बंद करने का प्लान है क्या? कुछ ऐसा दुनिया में होने वाला है क्या? मतलब मैकेनिकल का जॉब हमेशा अच्छा रहने वाला है। ये बिलीव करना शुरू करो, नेगेटिविटी से दूर रहो। ओके, चलो। यहाँ पे एलएसटी कितना था? 1.2। देखना भाई, 1.2 ये है, 1.6 अच्छा कॉपर ये 1.6 है, स्टील 1.2 है। ओके, ये 1.2 है, 1.2, 1.6। डायमीटर दोनों का सेम है ना? डायमीटर सेम है दोनों का, एरिया कट जाएगा। ओके, ये 200 है और ये 100 है। सिंप्लीफाई करो और जरा बताओ एफएसटी कितना है? एफएसटी इक्वल टू हाउ मच? या फिर आपने 2 इक्वेशन 2 नोन किया है? तो इक्वेशन क्या बताओ? इक्वेशन निकाला क्या? नहीं निकाला, डायरेक्ट कैल्सियम डाला। इसका इक्वेशन बनाया क्या? क्या है? एफएसटी इंटू 1.193 इंटू 10⁻⁵
माइनस एफ सी यू 497 10⁻⁵ इक्वल टू 0 है ना। ओके, और ऊपर का इक्वेशन वो क्या है? अच्छा, उसमें जो एफ बी ई है वो एफ एस टी है ना। तो अपन बोल सकते हैं उधर, मैं लिखता हूँ वही, माइनस एफ एस टी इंटू 1.6 माइनस एफ सी यू इंटू 3.4 इज इक्वल टू -20 इंटू 10⁻³ इंटू 3.4। ये टू इक्वेशन 2 अननोन करो कैलसी में, कितना आया एफ एस टी? फोर 4.6 इंटू 10⁻³ और ये कितना डियर? 3.7 इंटू 10⁻³ आया। स्ट्रेस पूछा ना अभी, स्ट्रेस आएगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया दोनों का सेम है, π/4d² दोनों का सेम है। चेक करो सब लोग, अपनी अपनी वैल्यू चेक करो, डायरेक्ट मत लिखो। सिग्मा एस टी इज एफ एस टी अपॉन ए एंड सिग्मा सी यू इज एफ सी यू अपॉन ए। ए की वैल्यू दोनों की सेम है, π/4 20 है ना यार। हाँ 20 है। चलो दोनों का स्ट्रेस बता दो। क्या हो गया? हेल्प चाहिए कुछ? कैसे निकाला अपने अपनी एफ एस टी, सॉरी सिग्मा एस टी और सिग्मा सी यू बताओ। कितना? 14.64 MPa। कोई पावर वगैरह नहीं ना? ठीक है, चलो आंसर टैली कर लो। एफबीडी बनाया मैंने, एफबीडी के बाद स्टेप 2 सिमिलर ट्रायंगल लगाया, उसके बाद में 2 इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन से 2 अननोन निकाला एंड लास्ट में स्ट्रेस निकाल लिया। स्ट्रेस चेक कर लो सबका आएगा सेम। कैल्सी यूज़ करो डियर, मैं वार्निंग दे रहा हूँ लास्ट, डूब जाओगे। कैल्सी नहीं यूज़ करोगे परेशान हो जाओगे। शाम को हल्के में मत लेना, मैकेनिक्स का बाप है ये। अगर आपको मैकेनिक्स टफ लगा था तो गेम अभी बाकी है। चलो आगे बढ़ूं मैं।
छाप रहेगा बीबी? चलो छापने वालों छापो, मैं बाजू में एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। दो इक्वेशन मैंने ये रखे यहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन बनाता हूँ। चलो नया क्वेश्चन। ये जी मैच नहीं हो रहा। नहीं ये मेरा नहीं है। क्या 15.9 है क्या और 12.12 है दूसरा। 15 एंड 12 है, चेक करो। 15 एंड 12 ठीक है। पहला वाला कितना है एफ एस टी 15.77 आया, ठीक है। और ये दूसरा 12.57। चेक करो, फिर स्ट्रेस भी चेक करो, फिर वो इक्वेशन भी गलत होगा। ऊपर की इक्वेशन करेक्ट है क्या? ना वो करेक्ट। ठीक है, सिग्मा बताओ। कितना है सिग्मा? 50.1। और दूसरा चलो न्यू क्वेश्चन आ जाओ, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो।
क्या करना रहेगा? करेक्ट, पहले एफबीडी बनाओ। चलो पहले भी आप एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाओ और मोमेंट कहाँ से लेंगे? सी से। वेरी गुड, सी से मोमेंट लेंगे। अगर कहीं और से लेंगे तो अननोन्स बढ़ जाएंगे। एफबीडी बनाओ, सी से मोमेंट लो। क्या दिया? लेंथ दिया नहीं है? दिया ना? से नीचे ट्रायंगल है CB 40 कैसा लगाया है? कैसा फिर बार कैसा बेंड होगा? किस तरफ जाएगा? पिवोट कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा ना? करेक्ट, मतलब फ्रंट वाला नीचे जाएगा, पिछू वाला ऊपर जाएगा। करेक्ट। चलो मैं करता हूँ ना, आपने पहले बना दिया, मोमेंट लगा दिया। चलो पहला स्टेप एफबीडी, पहले स्टेप में एफबीडी लगाता हूँ। एक फोर्स 40, यहाँ पे पिवोट पे आएगा CX CY, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये नीचू अवे, ये भी आ जाएगा नीचू अवे, ये हो गया आपका CY, ये हो गया CX, ये 40 इंटू 10⁻³ इसे बोल देंगे अपन FCU, FST। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका 2 to 3। ओके, ये पॉइंट है A, B, C एंड D। लगाते हैं मोमेंट, summation of moment about C 40 into 10⁻³ into 3 minus FC into 2 minus FST into 4 equal to 0। करेक्ट, for FST for 2 FCU equals to चलेगा। आप 4 FST plus 2 FCU इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ 120 लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो जाएगा 120, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। क्या बात है, वेरी गुड। ये हो गया। अब इस पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दो, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो ओके, ध्यान दो। ये अगर यहाँ पे ऐसा खींचा जाएगा
तो यहाँ पे खींचने के वजह से जो सिमिलर ट्राइंगल का लॉजिक लगेगा वो ऐसा लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा, ऐसा ट्राइंगल बनना चाहिए, करेक्ट। इसको ऐसा खींचेंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसा बेंड होगा ना, समझ में आया। तो ये इतना एलोंगेट होगा इधर और ये इतना एलोंगेट है इधर, करेक्ट लिखा मैंने। ओके, तो इनको नाम दे दूंगा मैं। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डेल्टा एल ऑफ स्टील, ये हो जाएगा डेल्टा एल ऑफ कॉपर, वेरी गुड। ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। सबको समझा है इतना? ओके, ये डिस्टेंसेस में नीचे ले लेता हूं। अब आप लोगों को मालूम है इक्वेशन कैसा बनेगा। क्या बनेगा इक्वेशन? ले लो आप, ये अपॉन ए सी 4 डेल्टा एस टी अपॉन 4 डेल्टा सी अपॉन 2, समझा? तो अपन लिख सकते हैं इक्वेशन, बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता हूं, सेकेंड, ये आपका पहला था। दूसरा, बाय सिमिलर ट्राइंगल, बाय सिमिलर ट्राइंगल मेथड I can say that delta LST upon 4 is equal to delta LCU upon 2। पता? देखो ना कैसे होएगा ये, डेल्टा LST अपॉन 4 डेल्टा LCU अपॉन 2, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अगर कोई बच्चा ऐसा भी लिखता है ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, वो भी चलेगा, सेम ही आएगा लास्ट में, सेम ही आएगा लास्ट में। ओके, सिमिलर ट्राइंगल आपको पहचानने आना चाहिए बस। ओके, तो अभी ये अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। डेल्टा एल एस टी क्या हो जाएगा? एफ एस टी इंटू एल एस टी अपॉन ए एस टी इंटू 2 इंटू EST is equal to FCU LCU upon ACU into ECU। सब्सटीट्यूट कर देता है यहाँ पे वैल्यूज। FST तो निकालना है, LST कितना बच्चों? ST का 1.2 है, उसका 0.8 है। ओके, ये हो जाएगा 1.2 और ये 0.8, करेक्ट लिखा ना? ये आएगा 200, ये आएगा 100। 10⁻³ लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। एरिया डायमीटर दोनों का अलग है क्या? π/4 20 स्क्वायर, इसका आएगा π/4 15 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या था इक्वेशन, बताओ जरा। हाँ डियर, आप ये 10⁻³ 10⁻³ काट दो, 100 काट दो, मतलब सिंपल करते आने का। ये काट लो, ये दोनों काट लो। ओके, यहाँ पे ये 2 और 2 4 कट जाएगा ना, कट जाएगा। FST इंटू समथिंग FCU इंटू समथिंग आएगा, FST इंटू समथिंग माइनस FCU इंटू समथिंग आ जाएगा। बताओ कितना है? कितना? 2.263 इंटू 10⁻⁻⁵ FST FCU कॉपर क्या और स्टील का क्या है? 4.774 10⁻⁻⁶ FST प्लस है, माइनस आएगा ना? ओके,
ये आपका इक्वेशन 2 चेक करो सभी लोग, सेम आ रहा है क्या? कैल्सी में प्लीज सब लोग अपना अपना इक्वेशन चेक किया करो। इक्वेशन 1 ऊपर है, इक्वेशन 2 नीचे है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्रॉस चेक कर लो। वो तो करेक्ट है, ये अपना अपना चेक करो। 271.37 क्या ये FSD ये इक्वेशन सेम है? नहीं निकाला नहीं, यहीं से छापा। बहुत नालायक है। FST बताओ कितना है? कितना है? 271.37 पावर सर 27.137 27.137 into 10⁻³ और FCU 5.724 into 10⁻³ 3। चेक करो सबका सेम है क्या? सिर्फ वो इक्वेशन बराबर है कि नहीं। अच्छा स्ट्रेस निकाल लो, सिग्मा एस टी निकाल लो, एफ एस टी अपॉन ए एस टी। सर वो सेकंड वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? कैल्सी दो, देखो ना, मेरे को कैच पकड़ लूंगा। ओके ये देखो, ये इक्वेशन जो दिख रहा है सिंपल। मेरा तरीका पता है क्या करता? मैं एफ एस टी यही रखता और सब वहाँ ले जाता। इतना दिमाग में चालू रख सकता हूँ, मेरा दिमाग चलता है इतना। तुम देख लो तुम्हारा चलता है कि नहीं। मैं फ्रैक्शन खोलता, फ्रैक्शन में लिखता 0.8 इंटू यहाँ से जो भी जा रहा है वो जाएगा पहला पाए, दूसरा 20 का स्क्वायर जाएगा। ये दोनों भी न्यूमरेटर में जाएंगे उस तरफ। ठीक है, हो गया, यहाँ का क्लियर हो चुका है। ये दोनों चलेगा न्यूमरेटर वाला भी, डिनोमिनेटर में आएगा इसका 1.2। ठीक है, और यहाँ पे टोटल डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एक आएगा पाए, एक आएगा 15 स्क्वायर, बराबर। और कुछ नहीं, खाली ऊपर 4 एक और आएगा इंटू 4। मतलब मेरा क्या आया? 4.74 आया सिर्फ। मतलब मेरा इक्वेशन ऐसा बना था। मैं इसकी मदद से डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, एफ एस टी माइनस 4.74 FCU इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा करेक्ट है कि नहीं मैं चेक कर सकता हूँ बहुत इजीली। कैसे कर सकता हूँ? 2.263 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 4.77 इंटू 10⁻⁻6। परफेक्ट सेम है 4.744। ठीक है, एकदम सेम है 4.744। तो इट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन करेक्ट है। ये इक्वेशन मैं ऐसा लिखता। तुम लोग लंबा काम करते हो, कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका होता है। मेरे दिमाग में मैं इसको यहाँ वहाँ शफल कर लेता हूँ फटाक से और फिर डायरेक्ट कैल्शियम डालता हूँ। तो उससे मेरा काम क्या होता है पता है? मेरे को एक ही बार कैल्शियम यूज करनी पड़ती। मतलब तुमको 2 बार टाइप करना पड़ा ना ये चीज़। मेरे को क्या हुआ, मेरे को खाली एक इसका वैल्यू खाली कैलकुलेट करना पड़ा। मैंने एफएसटी को खाली छोड़ा, इसका सब कुछ उधर लेके गया मैं। तो एक बार कैल्शियम यूज किया, मेरा काम बन गया। फिर डायरेक्टली इक्वेशन मोड में जाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैच। छाप लो। और एफ एस टी सिग्मा एस टी सिग्मा सी बताओ। 86.37 MPa एंड सिग्मा सी यू। एरिया दोनों का अलग है, 30.36 MPa। करेक्ट है 27 5.73 परफेक्टली करेक्ट आ गया एक बार।
लेवल बढ़ाता हूँ अभी अगला क्वेश्चन में। इसमें भी लेवल बढ़ता है। हो गया? अरे 7:30 तक लेक्चर है। हो गया? नहीं चुप हो गया? नहीं क्या डियर? नहीं, ऐसे थोड़ी सिलेबस होगा ना माय डियर। बोलो ना, शर्माते नहीं रे, अपने जैसे सब लोग हैं। क्या बताऊं? हैं? हाँ कैसे दो तो करो। ये देख फ्रैक्शन खोला मैंने, राइट साइड में देख क्या क्या है, 0.8 है, ठीक है। नीचे क्या है वो पाई है, डिनोमिनेटर का 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4 लिख दिया मैंने, बराबर। नीचे 15 स्क्वायर आएगा, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिंपल जा रहा हूँ और बस हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में आओ, लेफ्ट साइड में 1.2 न्यूमरेटर में था, मतलब वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और इधर डिनोमिनेटर में पाई इंटू 20 स्क्वायर, मतलब ये न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा, करेक्ट है। तो ऊपर ये हो जाएगा शिफ्ट पाई इंटू 20 स्क्वायर, मैकेनिकल में हो और कैल्शियम मास्टर नहीं हो तो तुम्हारे साथ धोखा होगा। क्या माय डियर? फोन का कवर, ये फोन खाली कॉल उठाने के लिए, तो फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहे थे? आप पिछला क्वेश्चन कर पाए थे क्या? समझ में आया था? पक्का? रिजल्ट क्या है आपका? दो बैच कौन से? M1? कितना कॉन्फिडेंस रहता ना बच्चों को? 2 मार्क्स से गए खाली? अच्छा, कैसे दिन आगे नहीं? बड़े बड़े सपने देखते अपन। खत्म करो, केटी वाला लाइफ अच्छा नहीं होता है। केटी वाले लाइफ में ना बहुत नेगेटिविटी रहती है। देखने बंद करो रे। चलो डायग्राम बनाओ। तुम्हारे 5 सब्जेक्ट कौन कौन से है?
SMB, हाँ सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मोल्डिंग एंड ड्राफ्टिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, मेटल एंड इलेक्ट्रिकल, मटेरियल एंड मटेरियल, कौन सा सब्जेक्ट आप कह रहे हो वो फालतू का ड्राइंग डालने के लिए? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री डायमेंशनिंग SMD, नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के लाइफ से ना ये मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस निकाले शायद। और पहले MP1 MP2 था ना, एक ही कर दिया रहेगा। 1 2 है कैसे, तो MP है, MP1 MP2 रहता है राइट, थर्ड ईयर में होगा। क्योंकि ये फालतू सब्जेक्ट नहीं था वो ड्राफ्टिंग वाला, ऐसा कभी रहता नहीं था। ये नए सिलेबस का है तुम लोगों के, तुम्हारे सिलेबस का। हाँ 19 पैटर्न में। कैड कैम 4th ईयर में था, तो बड़ा था, हेवी था, इतू सा पढ़ पड़ा था। अभी कैड कैम निकाल दिया ना 4th ईयर में से, 2D 3D अभी 4th ईयर में कैड कैम नहीं है, CAE है, CAE नहीं सर, वो थर्ड में है, 4th ईयर 6th सेमेस्टर में, 4th ईयर 4th ईयर फर्स्ट ईयर सबको नहीं रहता। नहीं सर, CAE डॉम के साथ CAE है रे, चेक कर, आई थिंक डॉम एंड CAE है। अगले सेमेस्टर में कौन कौन से मैंने लैब में देखा था ना, तो एक सर्टिफिकेट रखा था उसके ऊपर, कब का सर्टिफिकेट था? अभी का। ठीक है, 4th ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में शायद CAE है, बिकॉज डॉम है, डॉम के साथ में आई थिंक CAE है। मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था डॉम के साथ, मैं डॉम के साथ CAE पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है 4th ईयर में शायद सब्जेक्ट हो। एंड 6th सेमेस्टर में देयर इज DTS एंड ओ यस DTS का CAE, सॉरी DTS एंड CAE पढ़ा था, करेक्ट। तो अभी 4th ईयर में क्या है डॉम के साथ? ओ यस 4th ईयर फर्स्ट से में टर्बो एंड HVAC है, राइट, HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन, ठीक है। 3rd ईयर का 4th ईयर में गया, 4th ईयर का 3rd ईयर में ऐसा होगा, बराबर। मेरा बुक भी है ना, टर्बो का भी है, DTS का भी है। चलो डायमीटर दिया रहेगा 510, दोनों स्टील है, दोनों का डायमीटर भी सेम है, सेम क्वेश्चन सेम है। ई स्टील दिया हुआ है 200 GPa, जो कि स्टैंडर्ड हो गया अभी तो, एंड फाइंड स्ट्रेस इन ईच। टर्बो का इतना टेंशन था बच्चों को, टर्बो पास ही नहीं होते थे लोग। यूनिवर्सिटी ने टर्बो को 100 का 50 कर दिया। वो भी है। पास जो सब्जेक्ट में नहीं होते, यूनिवर्सिटी उसके मार्क्स ही कम कर दे रही है। ग्राफिक्स भयंकर था पहला, वाइडी होते थे ग्राफिक्स के वजह से लोग। 100 मार्क का ग्राफिक्स था ना पूरा। अभी भी लोगों का कैसे निकला नहीं पता नहीं मेरे को। ग्राफिक्स पीपीएस में बहुत बहुत लोग, पीपीएस में तो बहुत है। ग्राफिक्स का है नहीं। चलो 1.5-2 साल हो गए ना मेरे को बाकी सब्जेक्ट बंद करके, इसलिए मेरे को सेमेस्टर में सब्जेक्ट याद नहीं रहेगा। ओके चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर, ध्यान दो। डायग्राम बनाया, पहला इक्वेशन तो आसान है ना, एफबीडी बना लो। चलो एफबीडी बना लो,
और इक्वेशन बना लो फटाफट, एफबीडी बना लो। चलो एफबीडी इक्वेशन बना लो, आगे का मैं बता देता हूँ फिर छोड़ दूंगा। ए भाई चलो एफबीडी बना फटाफट। हाँ दोनों स्टील है, दोनों का डायमीटर भी 10 है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? टेढ़ा है, टेढ़ा है वही कॉम्प्लिकेशन है। सिमिलर ट्रायंगल का लॉजिक यहाँ पे बदल जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ्स लगाना पड़ेगा बेसिकली। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन सेंस एंड मैथ्स, लेकिन वो कॉम्बिनेशन पहले बताना पड़ता है बच्चों को, तभी समझ में आता है। आपके क्लास में जो स्मार्ट समझता है ना खुद को, उसको दो ये करने को, पहले आप समझ लो सोल्यूशन फिर। नहीं रे, बहुत लोग शाणे समझते खुद को, उनको बोला ये करके दिखा चल, पहले आप समझ लो उसके बाद देने का। मैं तो बोलता ये मत दे, इसके पिछले वाला दो, अपने टीचर को दो, अपने टीचर को ये मत देना, ये तो नहीं कर पाएगा, मैं बोलता हूँ पिछला क्वेश्चन दो, वो भी आसान है। एक्सेप्शन है, पहला पॉइंट मोमेंट का पहला पॉइंट एक्सेप्शन होता है। नहीं वो सेकंड ऐसे साइन कन्वेंशन आता नहीं, उसको आता नहीं है तुमको, मेरे को बस सिखा लेने दो, मेरा एसएफडी बीएमडी खत्म हो जाने दो, तुम पागल हो जाओगे, इतना कड़क समझेगा, इतना कड़क लगेगा तुमको, लगा अरे इतना कड़क टॉपिक है ये, बेस्ट टॉपिक। मेरे हाथों के इशारों से आपको सब समझना शुरू हो जाएगा, इतना बेस्ट साइन कन्वेंशन है उसका। तुमको देखो एक सिंपल बताता हूँ, हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है। जैसे मोमेंट याद करो, मैं जब पढ़ाया था मैकेनिक्स में, जो मेरे पास नहीं पढ़ा ना वो गंद मचाता है जिंदगी भर। मेरे से पूछ के लो, मैं गारंटी देता हूँ, जिसने मुझसे मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है वो मोमेंट में जिंदगी भर गंद मचाता है, जिंदगी भर गंद। जाके अपने क्लास में देखो सबको, जो नहीं पढ़ा मेरे से मैकेनिक्स, मोमेंट निकालना ही जमता नहीं ढंग से गधों को। सेम होएगा एसएफडी बीएमडी में, इतना सुंदर टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है, लेकिन गंद मचाएंगे सब, और तुम देखना क्या करोगे। बस आने दो टॉपिक, इनसे 30 में से 30 लेके आने का मेरे। चलो क्या बोला? पास होने के बाद कौन से सब्जेक्ट में? सोच जैसा रखोगे वैसा मिलेगा ना, सोच जैसा रखोगे वैसा मिलेगा। चलो आ जाओ, पहला मैं एफबीडी बना देता हूँ। ओके, मैं सॉल्यूशन में एफबीडी बना के दूंगा पहला, और दूसरा वो सिमिलर ट्रायंगल समझा के देता हूँ। बाकी का पार्ट घर पे से करके लाना है, डिफिकल्ट पार्ट खाली समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका बीर या बार जो बोला, यहाँ पे आ जाएंगे दो, एक आएगा AX, एक आएगा AY, कड़क केबल में आएगा टेंशन, जाएगा टेढ़ा, ये जाएगा आपका FB बोलता हूँ मैं इसको, स्टील दोनों भी है ना इस बार, तो इसको FB बोल दो, और इसको आप FC बोल दो, ये FC हो गया। देखो रे, एंगल निकालना है 2/3, ये थीटा हो जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ 2/3 कितना आया थीटा? $33.69 ओके, थीटा आ गया, ये आ जाएगा आपका थीटा, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है। ले लूंगा मोमेंट, मोमेंट अबाउट ए, दो कंपोनेंट आएंगे, एक जाएगा लेफ्टवर्ड, एक जाएगा अपवर्ड, जो एंगल बना था वो कॉस, जो नहीं बना था वो साइन, तो ये जाएगा FB साइन थीटा, ये हो जाएगा FB कॉस थीटा। तो मोमेंट इसका आएगा क्या? नहीं, पहला मोमेंट आ जाएगा FB साइन थीटा का माइनस FB साइन थीटा इंटू 3, करेक्ट है। दूसरा
माइनस एफ सी इंटू 6 इक्वल टू 0, करेक्ट लिखा है? 40 रहेगा ना? ओ, एक बच गया ना, लक्ष्य गुड़े, ओके, प्लस 40 इंटू 6 इक्वल टू 0, ये जाएगा यहाँ से 10⁻3. दो चीजें सोचोगे ये होगा, इंटू 10⁻3 इंटू 6 इक्वल टू 0. चलो हो गया इतना, ये तो बच्चों वाला था सारा, मोमेंट वाला काम खत्म हो गया. अभी नेक्स्ट इक्वेशन बनाने का मेरे को, इधर देखो रे, ये पहला स्टेप था. दूसरे स्टेप में ध्यान दो, है सिमिलर ट्रायंगल ही, अपने को मालूम है अपन अगर इसको ऐसा खींचा तो ये नीचू आएगा, अपने को मालूम है इसको अगर खींचा तो ये नीचू आएगा, तो जब ये नीचू आएगा तो ये ऐसा आएगा. अरे जल रहा है दिमाग, ये ऐसा आएगा बराबर. सिमिलर ट्रायंगल तो बॉस ये दोनों है, सिमिलर ट्रायंगल तो ये दोनों, अभी दिमाग चालू चाहिए मेरे को, बंद नहीं चाहिए. इसका एलोंगेशन ये है, अग्रीड, इसका एलोंगेशन ये है, अग्रीड, ये हो जाएगा डेल्टा एल सी बोल दो, ये इसका एलोंगेशन हो जाएगा. लेकिन ये इसका एलोंगेशन नहीं है, लंबाई तनाई ये थोड़ी है, समझ में आ रहा है क्या? रस्सी सीधी होती तो उसका एलोंगेशन होता, रस्सी टेढ़ी है ना, ये रस्सी जो टेढ़ी है, मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे उसके बराबर का एक रस्सी बना दूंगा ऐसा. दूसरा कलर लेता हूं, ये इधर से इधर मैंने बना दिया ऐसा, ओके. जब मैंने इधर से इधर बना दिया तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि ओके, ये रस्सी तन के ऐसी बन गई है. इसका ये अगर इनिशियल लेंथ है, मैं अगर एक ऐसा लाइन यहाँ पे मारूं अप्रोक्सीमेटली, ओके, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल टू ये होगा, अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल टू ये होगा, समझा? मतलब ये इनिशियल लेंथ है तो ये इनिशियल लेंथ के बराबर होगा. अगर ये इनिशियल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ के बराबर है, तो बचा कुचा क्या होगा? एलोंगेशन होगा. इसका मतलब ये टोटल एल होगा इसका, और ये इतू सा ये होगा इसका एलोंगेशन, ये होगा इसका डेल्टा एल बी, ये होगा आपका डेल्टा एल बी. सिमिलर ट्रायंगल में ये साइड आएगा फॉर्मूला लगाएंगे तो, लेकिन एक्चुअल एलोंगेशन ये है. पढ़ गया? दिमाग चालू है? ओके, क्या बोला मैंने यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये लेंथ है बराबर, मालूम है मेरे को, लेकिन एलोंगेटेड स्ट्रिंग जो होगा वो ऐसा दिखेगा. मैंने एक लाइन इधर से मारी, जो लाइन मैंने नॉर्मल मारी, एक्चुअली परपेंडिकुलर मारी, मैंने परपेंडिकुलर मारी. परपेंडिकुलर अगर आप मारते हो बाय द वे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा. लेकिन यू शुड नो दैट दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल, एलोंगेशन बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा एलोंगेशन नहीं होता ना, mm के भी वैल्यू लेस होती है, रिलेटिवली बहुत छोटी होती है. दैट्स व्हाई आई नेवर मेंशन 90 डिग्री ओवर देयर, मैंने उधर 90 डिग्री मेंशन नहीं किया. मैं बोलूंगा एक लाइन ऐसा मारा कि ये इक्वल टू ये, पता क्या, ये इक्वल टू ये. जब ये इक्वल टू ये मतलब ये इनिशियल लेंथ हो जाएगा, जब ये इनिशियल लेंथ यहां से यहां तो जाएगा, तो जो बचा कुचा लेंथ रहेगा वो एलोंगेशन हो जाएगा. चल रहा है दिमाग? ये थीटा है, कितना है? 30.69. 90 माइनस 30.69 कितना होता है? 56.31. कहने से ये भी उतना ही होगा, अप्रोक्सीमेटली होगा ना, अप्रोक्सीमेटली होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली होगा. अप्रोक्सीमेटली ये एंगल भी सेम होगा, 56.31 डिग्री. एग्जैक्टली नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली होगा, ओके. तो ये एंगल के बराबर ये एंगल होगा अप्रोक्सीमेटली. अब मेरे को ये सब मैंने तामझाम किया क्यों? ताकि इस ट्रायंगल में इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का रिलेशन निकाल सको. एडजेसेंट है, ये आ जाएगा एडजेसेंट, ये आ जाएगा काइंड ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ. ये पॉइंट बी है, इसको बी डैश बोलते हैं, इसको डी तक हो चुका है ना, इसको क्या बोलूँ?
बी डबल डैश, चलो बी डबल डैश बोल दिया मैंने उसको। ये जो ट्राइंगल दिख रहा, इन ट्राइंगल बी बी डैश बी डबल डैश, ये ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में आई कैन से कॉस थीटा, थीटा नहीं लेना चाहिए, कॉस 56 लेना चाहिए, है ना। कॉस 56.31 विल बी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बी बी डैश। इससे मुझे बी बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, इससे मुझे बी बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ओके देखो यहाँ पे, तो फ्रॉम हियर व्हाट आई गॉट, फ्रॉम हियर आई गॉट बी बी डैश इज इक्वल टू डेल्टा एल बी अपॉन कॉस 56.31। समझ में आया? हाँ ये समझ में आया क्या क्या मैंने यहाँ पे ये आ गया। तो नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, ये पहला था, फ्रॉम दूसरा सिमिलर ट्राइंगल। इधर अब सिमिलर ट्राइंगल अगर मैं लगाता हूँ तो बाय सिमिलर ट्राइंगल, बाय सिमिलर ट्राइंगल्स आई कैन से, ये लेते ना बी बी डैश, बी बी डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन 6, बी बी डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन 6। ये बा ओके, आई नो बी बी डैश इज इक्वल टू डेल्टा एल बी अपॉन 3 इंटू कॉस 56.31। ये बा जो है वही रंजन, क्या दिक्कत है, ठीक है। इक्वल टू सी सी डैश क्या है, सी सी डैश क्या है, सी सी डैश है आपका डेल्टा एल सी, ये हो जाएगा डेल्टा एल सी अपॉन 6, और ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। डेल्टा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एफ एल अपॉन ए ई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनकी मदद से आप एफ निकाल पाएंगे, तो स्ट्रेस निकाल पाएंगे। समझ में आया क्या चल रहा है? ओके जस्ट कंप्लीट द डायग्राम, डायग्राम पहले कंप्लीट करो, ये दोनों एफबीडी बनाओ, डायग्राम कंप्लीट करो, फिर आगे का छापो। डायग्राम नीट बनाना, बड़ा बनाना। हो गया लिख के? श्राप लगेगा तेरे को, श्राप। डायग्राम कंप्लीट किया, एकदम साफ सुथरा चाहिए, नहीं तो बाद में ढेला समझेगा नहीं तुमको। अगर साफ नहीं बनाया तो बर्बाद। शनिवार को 4 बजे लेक्चर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन सैटरडे 4 o'clock। कोई दिक्कत? ओनली थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी ओनली सॉलिड मैकेनिक्स। वो कुछ जो महान लोग आज नहीं आए, ऑफिस वाले, अब उनको मैंने कमिट कर दिया ठीक है शाम को ले लूँगा, लेकिन वो नालायक आज नहीं आए। थर्मो नहीं लूँगा, आज ही लूँगा थर्मो नेक्स्ट वीक सीधा। डायग्राम नीट बनाओ। ऑनलाइन स्ट्रिक्टली ओनली पीपल जिनका नाम मेरे को रजिस्टर में मिलेगा उनको अलाउ करो एडमिशन, ओनली स्ट्रिक्टली रहेगा। ऑनलाइन लेके रखूँगा मैं, डोंट वरी। ऑनलाइन का चॉइस जूम का लिंक भेज दूंगा एंड उसमें रूल रहेगा, जिसका एडमिशन नहीं है प्लीज़ मेरे को तंग करना नहीं है। मैं वेटिंग लिस्ट में उसको एंट्री मारूंगा जिसका मुझे नाम दिखेगा, क्योंकि जो फीस पता है तुम लोगों को फीस, सॉम का फीस 6,000 है, थर्मो का 5,000 है, 11,000, लेकिन टोटल फीस 10,000 है, ठीक है।
जिनका एडमिशन रहेगा उन्हीं को मैं ऑनलाइन अलाउ करने वाला हूँ। सॉम नहीं जाता दिमाग में, सीरियसली। ऑनलाइन घर पे बैठेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, कैजुअल बैठेंगे। मेरे को कैजुअल नहीं चाहिए, कैमरा ऑन करके चाहिए। दूसरा रूल है कंपलसरी, कैमरा कैल्सी लेके बैठना अगर कोई घर पे बैठ रहा है तो, और अगर कैजुअल दिखे भगा दूंगा। इतना स्ट्रिक्टनेस सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा बच्चों। तुम लोग स्ट्रिक्ट रहोगे तो ही ध्यान भी दोगे, नहीं तो दोगे नहीं। कल और आज में कुछ फर्क समझा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इस वीक आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दूंगा, मैसेज आ जाएगा आपको ग्रुप पे। जितना मैंने लिखा है उतना लिख लो, बाकी का पार्ट घर पे से कंप्लीट करके लाओ। सैटरडे के दिन इस पे एक और क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, टफ टाइप और एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और कुछ थ्योरी पार्ट सिखाने वाला हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, विल स्टॉप हियर। हम लोग थर्मो का लेक्चर शुरू करेंगे इन 15 मिनट्स। 15 मिनट का ब्रेक लेके थर्मो को आते हैं। थर्मो के आज फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल्स है।